अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया जी। और प्रोग्राम को पसंद करते हैं आप, क्लिप्स को शेयर करते हैं आप, करते रहा करें। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर फॉलो करें। यूट्यूब पर भी हमारा सिटी 41 के नाम से चैनल है, फेसबुक पर भी मौजूद हैं हम। और ये जो मेहनत करते हैं तो ज़ाहिर बात है ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए होती है, जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों के लिए होती है ताकि आप दिन ब दिन जो है वो डेली बेसिस पे बाखबर रहें। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम को आज आगे बढ़ाते हैं। आज का प्रोग्राम हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, वो इस तरह से कि आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा हेल्थ पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मर्ज़ हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और हस्पतालों में जो मरीज़ हमें देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादातर आपको खसरे से नंबरदाजमा होते हुए नज़र आते हैं, वो आपको ज़्यादातर पेट की बीमारी में मुब्तला नज़र आते हैं, वो आपको टाइफॉइड के मर्ज़ में भी मुब्तला नज़र आते हैं। मौसम देखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अमूमन हम बहुत सारी चीज़ों में एहतियात नहीं बरतते जिसकी वजह से हमें स्पेशली ख़ासकर जो पेट की बीमारियां हैं, जो डायरिया है, वो बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को मिलता है। फैमिली में भी आपको पता है कि ज़्यादातर जो हमें मरीज़ मिलते हैं वो पेट की बीमारियों में मुब्तला मिलते हैं। बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन सभी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। मुझे लगता है कि शायद जो वाटर इनटेक है वो शायद साफ़ नहीं होता। फैसलाबाद में आपको पता है वैसे भी पानी इतना साफ़ मुयस्सर नहीं है, ठीक है। पानी के मसले हैं क्योंकि सीवरेज के मसले हैं, वासा के मसले हैं, तो आप जहाँ भी चले जाएं आपको कोई पानी साफ़ नहीं मिलता। और जो फ़िल्टर वाटर आप पीते हैं वो भी 100% प्योर फिल्टर्ड नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, जो कैने आप घर में लेकर के आते हैं या जो आपको कैने घर में छोड़ के जाते हैं वो भी प्योर वाटर या फिल्टर्ड वाटर नहीं होता, वो नाम का फिल्टर होता है, ठीक है। तो इस पानी से भी बहुत ज़्यादा आपको मसले मसाइल होते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं, आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर्स हज़रात से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे खसरा, टाइफॉइड और ये जो बाकी मर्ज़ हैं, पेट की बीमारियाँ हैं, डायरिया है, आजकल इतना क्यों है, ठीक है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसकी रेमेडी क्या है, ठीक है, उसकी तशख़ीस और इलाज क्या, उसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम कोशिश करेंगे कि आज हम ऐसे डाइटिशियंस या ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाएं जिनसे हम आपको अच्छी खुराक, अगर पानी पीना है, अगर कोई ड्रिंक लेना है, अगर आपने खाना खाना है, सुबह से लेकर रात तक कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपने वाटर इनटेक करना है, और अगर आपने खाना भी खाना है या मसाला जात का इस्तेमाल भी करना है तो किस तरह से करना है। तो ओवरऑल डिटेल आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करते चलें। जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मौसमी तब्दीली है और ये मौसमी असरात जो हम आम इंसानों पे जिस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद है जनाब डॉक्टर अहमद साहब के पास, और आप MBBS गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आप मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। सो सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त देने का। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज थोड़ा डिटेल बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुक से लोगों तक एक प्रॉपर अवेयरनेस पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम होती हैं लेकिन शायद हम भूल जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि फैमिली में जो एक रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ चल रही होती हैं, हम वो होम रेमेडीज़ ही चला रहे होते हैं। अब जिस तरह से देखें, हैज़ा बहुत ज़्यादा आजकल फैला हुआ है, ठीक है, पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों को हैं और डायरिया पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए सबसे पहले, आजकल का मौसम कितना को इफेक्टिव है इन तमाम बीमारियों को लेकर? अच्छा, ये आपने डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। आजकल आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है। रेनी सीज़न में एंटेरिक फीवर, जो टाइफाइड बुखार है, उसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि रेनी सीज़न में दूसरे इंसेक्ट्स और ये मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े जी आपकी फूड को बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट कर रहे होते हैं। तो टाइफाइड बुखार जो है बेसिकली आपकी फूड की कंटेमिनेशन की वजह से हो रहा होता है। अब यूजुअल हमारी हैबिट्स भी हैं कि हम बाज़ारी खाना वो खाने से बाज नहीं आते। वो तो सर बल्कि वो तो हो ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी कह दें कि जी तली हुई चीज़ नहीं खानी, जितना मर्जी कह दें आपने फास्ट फूड नहीं खाना, तो हम वो लोग हैं जो नहीं टल सकते। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे तो फिर इन बीमारियों से आप बच पाएंगे। जब हम प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा, प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम बहुत लैग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें डिजीज़ भी फेस करना पड़ती हैं। और जब डिजीज़ फेस कर रहे होते हैं फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस और उनका ट्रीटमेंट, वो सारा जो है वो सोसाइटी ओवरबर्डन होती है इसमें। तो जो टाइफाइड बुखार है उसका आजकल इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। जी काफ़ी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल रीज़न इज़ ऑल दैट बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक फूड। तो डॉक्टर साहब, जहाँ पर
अनहाइजेनिक फूड की या हाइजेनिक फूड की बात करते हैं, अब हमारे घरों में जो खाना बनता है जिस तरह से माहौल में पकता है, तो जाहिर है किचन्स आपके साफ़ ही होते हैं जी जी और कोशिश यही होती है कि साफ़ सुथरे बर्तनों में ही पकाया जाए और खाया जाए, सभी लोग यही चाहते होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो स्टील के बर्तनों में जो खाना है उसके बारे में ज़रा बताइए कि वो किस हद तक ठीक रहता है, उसकी सफाई का किस हद तक ख्याल रखना चाहिए, और जो कांच के बर्तन हैं जिनमें हम खाना खाते हैं यूजुअली, जो प्लास्टिक के बर्तन हमारी जो डिनर सेट होते हैं जिनमें हम खाना शाना खाते हैं, ये किस हद तक जो है हाइजीनिक के हवाले से या अनहाइजीनिक के हवाले से किस हद तक मुफीद हैं या नहीं है? इसमें जहाँ तक यूटेंसिल्स रिलेटेड हैं, आपको हाइजेनिक मेजर्स तो प्रॉपरली लेने पड़ेंगे। कुछ स्टडीज़ हैं कि जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उसमें जब आप चीज़ें गर्म करते हैं, ख़ासतौर पे ओवन यूज़ करते हैं, तो उसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल जो है ना वो ऐड हो जाता है, यानी कि उसमें एक ऐसा मटेरियल आपके फूड में ऐड हो रहा होता है जिससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर जो हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह स्टील में इस तरह की कोई ऐसी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मैं कथा कलामी माफ़, जिस तरह से हम चाय अक्सर ठंडी हो जाती है तो हम चाय को भी कहते हैं चलो जी ओवन कर लो, ठीक है, और अक्सर औकात घर में ख़वातीन जो होती हैं वो खाना बना के रख देती हैं कि जब आएँ ओवन में खाना गर्म करें और खा लें, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मुज़र सेहत है बहुत ज़्यादा? नहीं, सिर्फ गर्म करना तो मुज़र सेहत नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे जो डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ होती हैं, आप बाहर जाते हैं मार्केट में डिस्पोजेबल कप इस्तेमाल होता है, डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ होती हैं, जी, वो जब आप बार बार गर्म कर रहे होते हैं या घर में बाज़ दफ़ा वही जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं आप यूज़ कर लेते हैं और बेकिंग और ओवन में यूज़ करते हैं, तो उसमें कार्सिनोजेनिक मटीरियल जो है वो ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ आप घर के बर्तन या स्टील के बर्तन अगर इस्तेमाल करते हैं, उनमें चीज़ें गर्म करते हैं और खाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चीज़ें आप बॉयल करके खाएं। बॉयल करने का और गर्म करने का नो डाउट ये फ़ायदा है कि उसमें एक ख़ास टेम्परेचर पे आके बहुत सारे जरासीम जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो इससे आप जो है वो फूड को बॉयल करके खाएँ और उसे गर्म करके खाएँ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बातों में ये भी मुझे बताएं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हब्स है, पानी की तलब बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप बाहर निकलते हो तो आपको होता है कहीं से भी पानी मिल जाए, कहीं से भी कोई मशरूब मिल जाए, वो आप ये नहीं देखते कि हाँ ये पानी साफ़ होगा या नहीं होगा, ठीक है, मीठा पानी है नहीं है, न जाने कहाँ से भरा है, ये जो बर्तन जिनमें पानी पीने को या मशरूब पीने को दिया जा रहा है, ये इनमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है या किसी ऐसे मरीज़ ने तो नहीं इसमें पानी पिया कि जो बीमारी फैलने वाली है, ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हम लोग, तो इसको किस तरह से सेव किया जा सकता है? देखिए, इसे सेव करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आपका खाना पीना जो है आप कोशिश करें 100% आपका खाना पीना घर ही में होना चाहिए। अगर मजबूरी में है, आप घर से निकलते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं, सुबह उन्होंने 8 बजे जाना है, शाम को 7-8 बजे घर वापस लौटना है, तो उसमें फिर वो घर से अपना फूड कैरी करके लेके जाएँ। आपके जो बर्तन हैं वो अपने सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल में होने चाहिए, इवन कि आप अपने क्लोज़ कोलीग्स और उनके साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि खाने पीने में जब आप शेयरिंग कर रहे होते हैं, आपका गिलास चम्मच प्लेट यूज़ हो रही है, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड हो रही है, ठीक है, टाइफाइड बुखार स्प्रेड हो रहा है, और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से थ्रू सलाइवा वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। ओके, जब आप एक गिलास शेयर कर रहे हैं तो उसका सलाइवा यानी हमारा लुआब दहन जो है उस गिलास के साथ लगेगा। आप बाज़ वक़्त धोते हैं, बाज़ वक़्त नहीं धोते, तो उसी जगह से अगर आप टच करते हैं तो वो सलाइवा जो है आपको इन्फेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये तो है आम ऑफिस की साफ़ सुथरी जगह की बात। जब आप जाते हैं मार्केट में, आप रेडी से साइड्स पे आप खा होते हैं, रहे हैं, बिल्कुल, उधर तो ज़ाहिर बात है लोअर क्लास भी जाती है, लोअर मिडिल क्लास भी जाती है, और जो गाड़ियों वाले भी अक्सर खड़े होते हैं, दिल करे तो वो भी स्ट्रीट फूड खा रहे होते हैं, वो सारा कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, अब हमारे चूँकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट साइड से कोई मेजर्स इतने इफेक्टिव नहीं होते, जितने भी फूड प्रोवाइडर्स हैं उन सब का ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होना लाजमी है, उनका टाइफाइड फीवर का टेस्ट होना लाजमी है, और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दो हमारी कौमी बीमारियां हैं। टाइफाइड बुखार और ट्यूबरकुलोसिस पाकिस्तानी कौम की कौमी बीमारियां हैं। सही है, हर तीसरे चौथे बंदा जो है वो टीबी से इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये हमारे जो फूड सप्लायर्स हैं ना, यही बेसिकली आपको इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपका ग्वाला जो है घर में दूध दे रहा है, वो आपको इन्फेक्ट कर रहा है, उसके हाथ पता नहीं साफ़ हैं या नहीं हैं, वो
किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गरीब तरीन तबका है और दूसरे जो बिल्कुल पोअर और लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास से जो लोग बिलोंग कर रहे होते हैं वही हमें सर्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी जो पेट की बीमारियां हैं ये बहुत कॉमन है और ये ठीक होने का नाम नहीं लेती। डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर हमारी फैमिली में भी गुज़श्ता दिनों में एक ऐसा वाक़या गुजरा है कि जो टाइफॉइड है वो कहते हैं जी बिगड़ गया है, ठीक है, तो पता नहीं चलता। टाइफॉइड भी एक ऐसी बीमारी है जो स्लोली आपको इफेक्ट कर रही होती है और समटाइम आपको लगता है कि शायद नॉर्मल बुखार है, ठीक है, लेकिन वो बुखार नहीं टूटता, हफ्ता हो जाता है, 10 दिन हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे इसकी इलामत के बारे में भी बता दें, क्योंकि आजकल ये हब्स का सीज़न है, तो इसमें डायरिया और टाइफॉइड सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड बीमारियां हैं, जो डिजीज़ जो हो रही है। इसकी अलामात बता दें ताकि लोग अगर घरों में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कम से कम अगर ऐसी किसी सिचुएशन से वो गुजर रहे हो तो उनको कम से कम ये हाईलाइट हो जाए कि हाँ, हो सकता है कि टाइफॉइड, अल्लाह ना करे उनको है, तो फौरी तौर पर चेकअप कराएं। हाँ जी, ये टाइफाइड बुखार जो है वैसे तो बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन इसे आप लाइट नहीं ले सकते। टाइफाइड बुखार सिंपली आम पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं सिर्फ इतनी बात उन्हें बता सकता हूँ जो उन्हें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अगर आपको बुखार है और बिलखुसूस ऐसा बुखार जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस बुखार के साथ अगर आपको पेट की अलामत आ रही हैं, जैसे आपको लूज़ मोशन लगना शुरू हो गए हैं, उल्टियाँ आ गई हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो गई है, ये सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक आपकी पेट की अलामत आ रही हैं और साथ में बुखार है। अगर ये दो चीज़ें हैं एट द सेम टाइम तो फिर इसका मतलब है आपको टाइफाइड बुखार होने जा रहा है। जी बिल्कुल। अब टाइफाइड बुखार की तशख़ीस और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसकी जो तशख़ीस है उसमें बाज़ दफ़ा टाइम लगता है। मोस्टली तो कल्चर कराया जाता है, ब्लड सैंपल लेके हम लैब्स में भिजवाते हैं और उसका कल्चर कराया जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब तक कल्चर नहीं होता, एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो पेशेंट की कंडीशन देख के और उसकी टॉक्सिक लुक देख के, डिहाइड्रेशन और दूसरे साइंस देख के टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है, जो कि रिकमेंडेड है। उससे फिर ये है कि टाइफाइड बिगड़ता नहीं है। अब टाइफाइड बुखार का ये है, ख़ास तौर पे छोटे इलाकों में बहुत ज़्यादा मिसमैनेज होता है। क्वैक्स बैठे होते हैं या इन एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, वो प्रॉपरली इसे डायग्नोज नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट इन टाइम। जो गलियों में एक कोई डिस्पेंसरी खोली हुई है, जैसे होता है ना, कोई अमीर को डॉक्टर बैठा हुआ है, किसी ने कोई क्या कहते हैं वैसे अद्वियात रखी हुई हैं, तो लोग उन्हीं से कोई ना कोई अद्वियात लेके वो रेमेडी अपनी ही चला के वो चलते रहते हैं, तो सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से कई सीवियर डेथ्स भी जो हैं फिर हमें देखने सुनने को मिलती है। जी बिल्कुल। इसमें टाइफाइड के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट वीक में तो आपके पास ट्रीटमेंट का टाइम है। जब हफ्ता 10 दिन से टाइम ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर इसमें पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ओके। हत्ता कि जो छोटी आंत है इसके परफोरेशन के चांसेस भी होते हैं, यानी कि आंत जो है उसकी शुरू में सोजिश होती है, जब प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो आंत फट भी जाती है, और जब आंत फट जाती है तो फिर उसके बाद पेशेंट का सर्वाइवल जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। उसमें फिर ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है, पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है। तो इसलिए राइट टाइम यही है कि टाइफाइड की ट्रीटमेंट जो है वो विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ही स्टार्ट कर दी सर। इसकी अब डॉक्टर साहब यही तो असल बात है। अब हमारा जो लोअर तबका है या मिडिल लोअर है या जो देहात के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, और जाहिर बात है वहाँ पे जो बैठे हैं कई लोग तो वैसे हकीमों की दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी डॉक्टर को नहीं जाना सी, तो हकीम की दवाई ठंडी होती है, अगर उसका फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। ये ज़रा कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर करें कि जो ये लोग ये सोचते हैं कि हकीमी दवाई का अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। मुझे बताएं कि इसमें नुकसान है या नहीं है। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन और हकीम मेडिसिन जो है इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ये अच्छी बात है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें बुरी बात यह है कि उसका इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है। यानी वो महीना भी खाते रहेंगे तो आपका टाइम ज़ाया कर देती है, टाइम ज़ाया कर रही है, और टाइम ही बेसिकली कीमती होता है। आपने अगर फर्स्ट डे पे ट्रीटमेंट शुरू कर दी है तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी पेचीदगी का शिकार होंगे। दूसरे तीसरे दिन तक भी आपके पास टाइम है। जब इससे ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं और अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। 5वें 7वें दिन 10वें दिन जब पेशेंट हमारे पास आता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है, जिस्म से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, उसका आँख के अंदर को धंसी हुई होती है, उसके गुर्दे अफेक्ट हो चुके होते हैं क्योंकि जिसमें पानी कमी होगी, ज़ाहिर है आपकी किडनी अफेक्ट होंगी, और बाज़ दफ़ा के साथ यरकान की अलामत आना शुरू हो जाती है, तो पेचीदगियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पे टाइफाइड बुखार जो है इसमें
एक तरफ तो अंडर डायग्नोसिस है और दूसरी तरफ ओवर डायग्नोसिस है। अंडर डायग्नोसिस तो ये है कि उसकी तशखीस बाज़ हो नहीं पाती जो कि होनी चाहिए। सही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ख़ास तौर पे बैकवर्ड एरियाज़ में 3-3 4-4 साल एक ही मरीज़ को टाइफाइड ही का बताया जाता है। ओके। और ये ओवर डायग्नोसिस है। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आम तौर पे जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं देहाती इलाकों में या छोटे शहरों में वो विडाल टेस्ट और टाइफाइड टेस्ट हैं जो कि अभी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। ये ओवर डायग्नोज करते हैं बहुत सारे केसेस। अगर हो सकता है मुझे कोई आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले टाइफाइड बुखार हुआ, आज मैं उसका टेस्ट कराऊंगा, हो सकता है वो टेस्ट आज भी मेरा पॉजिटिव आए। वो बेसिकली आपका पुराना टाइफाइड बुखार आपको बता रहा होता है, जो कि इनएक्सपर्ट डॉक्टर छोटे एरियाज़ में वो उसी को बताते रहते हैं कि जी आपको टाइफाइड है, आपका बिगड़ा हुआ टाइफाइड है, आपका टाइफाइड ख़त्म नहीं हो रहा। सही है। तो वो उस रिपोर्ट की ट्रीटमेंट करते रहते हैं मरीज़ को, हालांकि ऐसा कोई इशू होता नहीं है। तो ओवर डायग्नोसिस से भी हमें बचना चाहिए। उससे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पेशेंट एंटीबायो मेडिसिन लेता रहता है, बहुत सारी गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक मेडिसिन लेता रहता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जिस मरीज़ को टाइफाइड नहीं है, हम उसे जब ऐसी दवाइयाँ देते रहेंगे तो यही दवाई जब किसी ऐसे मरीज़ में देंगे जिससे टाइफाइड बुखार है, उसे वाकई उस दवाई की ज़रूरत है, तो वो दवाई उस मरीज़ में काम नहीं करेगी। ठीक है। ठीक है। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। सही है। तो डॉक्टर साहब, मैं अब जैसे कि ये टाइफाइड को हमने अच्छा किया कि आपसे मैंने एक डिटेल डिस्कशन कर ली है। अब मौसम जिस तरह से है, इस मौसम में मुझे बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए। मतलब खाने पीने में ऐसी कोई ऐसी चीज़ स्पेशल, पानी का जैसे मैंने आपको कहा कि पानी का इंटेक हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो बाज़ार में स्ट्रीट रोड साइड पे जो पानी पीने के मशरूबात के जो ठेले लगे होते हैं, क्या इनसे पानी पी लेना ठीक है? अच्छा, शरबत पी लेना, स्कंजबीन पी लेना, ये ठीक है? हाँ देखिए, अभी बरसात के मौसम में एक तो आपको पता है गर्मी भी होती है और गर्मी के साथ हबस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो जब आप स्वेट कर रहे होते हैं तो जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा होता है और नीड भी उतनी ही महसूस होती जी है। बिल्कुल, इसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उतना हम पानी ले नहीं पाते। एक तो इसमें ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से आपको पसीना आ रहा है, इसी तरीके से आपको और इसी मकदार में आपने पानी ज़रूर लेना है। आम तौर पे 10 से 12 गिलास पानी जो है एक एडल्ट आदमी की ज़रूरत है। अब दूसरा ये कि पानी आप, ज़ाहिर बात है समटाइम्स कंटेमिनेटेड वाटर होता है आपके एरिया में, उसकी सप्लाई भी फैसलाबाद में आपको affected पता है होती वैसे ही पानी को लेकर के काफ़ी शिकायत हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि पानी साफ़ नहीं होता, गटर के पानी मिक्स होते हैं, वही आवाम पीती रहती है और बाद में पेट की बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। फैसलाबाद के काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज हैं जिनको ये मसला है। जी, वैसे तो कोशिश करें कि आप घर में आरओ प्लांट लगवाएं या कम से कम सिंपल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज़रूर लगवा लें। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो भी पानी आपके पीने के लिए अवेलेबल है उसे अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। बॉयल कर लें, और ठीक है। बॉयल आपने करना है 100 डिग्री से ज़्यादा, ताकि इसके सारे जर्म जो है ना वो किल हो जाए। अच्छा, 100 डिग्री आम लोगों के लिए बता दें मैक्सिमम कितनी देर उसको गर्म किया जाए, क्योंकि उनके लिए शायद 100 डिग्री क्या होता है आम लोगों को शायद समझना है, लेकिन आप आसान अल्फाज में ज़रा समझा दें कि कितनी देर तक इसको बॉयल किया जाए। 100 डिग्री से मुराद ये है, पानी को जब आप उबालना शुरू करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें से बुलबुलें निकलना शुरू हो जाते हैं। जब बुलबुलें निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब वो 100 डिग्री तक पहुंच गया है। ठीक हो गया। उसके बाद उसे ठंडा होने दें। जब अच्छी तरह से बॉयल होगा तो फिर उसे आप बारीक जाली वाले कपड़े से निथार लें, मलमल के कपड़े से निथार लें। एक तो इम्प्योरिटीज़ जो होंगे साल्ट्स और दूसरी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी अलग हो जाएंगी। ठीक है। और उसमें जरासीम जो है वो मर चुके होंगे। तो उसके बाद फिर आप उसे इस्तेमाल करें। ये तो मिनिमली रिक्वायर्ड है, कम अज़ कम ये करें। ठीक है। बाकी अगर मजबूरी में आपको बाहर से पानी पीना पड़ता है तो कम अज़ कम आपका जो यूटेंसिल्स हैं वो आपके अपने होने चाहिए। कंटेमिनेटेड यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे, दूसरे के बर्तन में, झूठे बर्तन में आप पानी पिएंगे तो ज़ाहिर है आपको मुख्तलिफ ठीक हो गया, इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पानी हम अक्सर जो हमें कैनें भर के आती हैं, जी जी ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि ये वाकई फ़िल्टर्ड पानी होते हैं, क्योंकि आम इलाकों में जो अब ये जो चिंची रिक्शे पे लोग पानी सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो कैने भर के ला देते हैं, कहते हैं जी कि पानी फ़िल्टर्ड है, और लोग उसको पीते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेट की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। उस पानी को भी सेम सिनेरियो से गुजारा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, जो भी आपका टैप वाटर है, जी, जो जी। नल का पानी है, नलके का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा, आजकल बरसात के मौसम में आपका पानी 1 या 2 दिन पड़ा रहे तो उसमें ये फंगल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, फंगस लगना शुरू हो जाती है। तो ये कहने तो हफ्ता हफ्ता लोगों की पड़ी रहती हैं घरों में। हाँ बिल्कुल, कैनों को रेगुलरली साफ़ करें, अच्छे तरीके से साफ़ करें, रिंस करें,
और पानी जो है वो मतलब ताज़ा लाएं और ताज़ा इस्तेमाल करें। उसे 2-4 दिन पड़ा ना रहने दें, सिर्फ उतनी क्वांटिटी में पानी लेके आएँ घर में जितनी आपकी ज़रूरत है। ठीक है। अगर पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फंगस लगना शुरू हो जाएगी। यानी ये मैक्सिमम अगर 2 दिन पड़ा रहे तो देखे ना, जैसे मैं हूँ, अब मुझे ये होता है कि एक हफ्ते का पानी 2-3 कैने इकट्ठी मंगवा ली। जी जी ठीक है। वो अब बार बार तो आपको पता है जो डिलीवरी करने वाले होते कहते हैं हम बार बार नहीं आ सकते, ये जी, होता जी, है। जी, जी। तो आपने 3 कैने मंगवा के घर में रख ली, पहले एक जी, खत्म जी। हुई, फिर दूसरी खत्म हुई, जब तीसरी खत्म होती है हाँ, फिर जी। आप कहते हैं जी आके हमारा पानी तब्दील कर दे, तो पानी जी, जी। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन पड़ा रहता है। अब जो तीसरी कैन है वो पूरा हफ्ता पड़ी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो वो 2 दिन मतलब खतरनाक हो जाते हैं उसके बाद आपके लिए। जी बिल्कुल, आप फ्रेश पानी मंगवाएं, जिस तरह आप सब्ज़ी फल और दूसरी चीज़ें फ्रेश मंगवाते हैं, इसी तरह पानी भी डेली आना चाहिए, फ्रेश आना चाहिए। मैक्सिमम 1 या 2 दिन आप चला लें, 3rd डे तक उसे नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपके पास यहाँ पर हॉस्पिटल में डेली पेट के जो मरीज़ हैं, जिनको जी। डायरिया है, जिनको टाइफाइड है, अभी क्या तादाद है ओवरऑल? क्या सुबह से लेकर शाम तक कितने के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं? अभी तो टाइफाइड के मरीज़ और लूज़ मोशन वाले, हैज़ा वाले, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी रश लगा रहता है। टाइफाइड वाले मरीज़ों को हम 2 या 3 दिनों में दाखिल करते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं। फिर ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ों में पानी की कमी काफ़ी देखने में आती है, तो उनकी पानी की कमी वगैरह पूरी करते हैं तो पेशेंट बेहतर होना शुरू स्टेबल हो जाते हैं। जाता है। ठीक है, ठीक है। ये तादाद बच्चों में और भी ज़्यादा होती है। तो चूँकि मैं ज़्यादा एडल्ट मेडिसिन को ट्रीट करता हूँ, तो बड़ों में ये तादाद अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। क्या रिकमेंडेशन देंगे आप आज के हमारी इस मुलाकात के इख्तिताम में? इसमें सिंपल रिकमेंडेशन यही है, टेक होम मैसेज यही है कि सफाई निसफ ईमान है। जी। इस सफाई को आप अपनी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई करें ताकि आपसे दूसरे लोग महफूज रहें, और इस सारे प्रिंसिपल को आप डेली खाने पीने के चीज़ें, आपका बर्तन जो है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपका किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप अब अगर मजबूरी में बाहर किसी जगह पे कोई फूड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो अपरेंटली आप जज कर पाते हैं कि ये एरिया जो है वो साफ़ है या कंटामिनेटेड है। ठीक हो गया। तो किसी अनहाइजेनिक जगह पे आप खाना मत खाएं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खबरदार नजरत, हमारे साथ डॉक्टर अहमद फारूक साहब मौजूद हैं और बड़ी मुफीद बातें हुई, बड़े मुफीद मशवरे उन्होंने दिए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, मेरे साथ रहिए। अगर खबरदार नजरत, खुशामदीद कहते हैं आपको। जिस तरह से आज के प्रोग्राम में हमने कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने की कोशिश की है कि जिस तरह से वेदर इफ़ेक्ट कर रहा है हम आम इंसानों पे, हमारी सेहत पर, तो ऑब्वियसली जिस तरह से हमने आपको बताया है कि जो डायरिया पेशेंट हैं या जो टाइफाइड पेशेंट हैं, उनकी जो शरह है वो खासकर फैसलाबाद में ड्यू टू द वेदर, और फिर कुछ शायद हमारे खाने पीने की चीज़ें भी कुछ उसमें हिस्सेदार हैं जिसकी वजह से उनकी शरह काफ़ी बढ़ रही है। आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है जो माहिर ग़िज़ायात हैं उन्हें भी शामिल किया जाए, ठीक है, ताकि एक जो डाइट के पहलू से हम किन किन चीज़ों पे ओवरकम कर सकते हैं, खाने पीने की कौन कौन सी अशिया हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी होता है कि समटाइम पानी भी हम बहुत ज़्यादा पी लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो क्या वो सही है या नहीं है, और इस मौसम के इफ़ेक्ट में हमें किन किन चीज़ों को खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शेहजाद सोहेल मौजूद हैं। आप MSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स हैं। सो खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि स्पेशली मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो ओवरऑल आजकल बीमारियों की शरह स्पेशली जो बढ़ रही है पेट के अमराज में और डायरिया में, मोस्टली रीज़न क्या फाइंड आउट करते हैं आप? सबसे पहले तो ये इस मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, दूसरा वेदर हॉट वेदर है और विद ह्यूमिडिटी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जैसे फंगस वगैरह और बैक्टीरियाज बहुत सारे ऐसे ग्रो होते हैं, और वो चीज़ें जो कंटामिनेट ज़्यादा होती हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस, जब लोग बाहर की चीज़ें हम ऐसी अशियात खाते हैं जिसके कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन वो बाहर लोकल वेंडर्स के पास होती हैं, वो उनका इंटेक करते हैं, तो उससे ये केसेस ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। दूसरी एक और चीज़ है कि जैसे वाटर जो है वो भी हम जो ओपन एयर में पड़ा होता है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी इसमें प्लस ऑन पॉइंट करता है। फिर फ्राइड आइटम्स और स्पाइसी फूड्स, वो भी इसमें जो है ना प्लस पॉइंट ऐड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि हमारे घरों में भी जो खाना बनता है तो वो भी उसमें भी जो स्पाइसेस होते हैं स्पेशली ज़्यादा ऐड ऑन किए जाते हैं कि जी घर वाले खाना फीका खाना पसंद नहीं करते, ठीक है, और फिर हमें बातें सुननी पड़ती हैं तो भाई तेज़ मसाले तो बहुत ज़रूरी हैं, और चस्कोरा जब तक हमें खाना ना मिले तो हम खुद भी नहीं
जो है वो हमको तसल्ली होती। मुझे बताएं कि क्या इन स्पाइसेस को रिप्लेस किया जा सकता है या इसका ऑल्टरनेट किया जा सकता है कि हमारी भी एक कमी, जो एक नीड है, जो आपकी ज़ुबान का जो एक टेस्ट है वो भी पूरा हो जाए और हम एटलीस्ट इतना हार्म भी ना करें अपनी बॉडी को? उसमें ये है कि आप इसको थोड़े से बेसिक मसालों की तरफ जाएं। आप ज़्यादा जो है एक्सेसिव जो ओवर इनटेक हम जो कर लेते हैं मसालों का, ये है कि वो 12 मसालों वाली बिरयानी मत बनाएं। हाँ जी। आप ज़रा उसको ज़रा कम करें, 2-3 मसालों से वो बना सकते हैं तो वो करें, क्योंकि स्पाइसेस का जो है थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वाटर की जो है वो एगरनेस ज़्यादा बढ़ाती है, तो वो उसको, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो सके, तो इस वजह से हम जो है ना उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे आप रेड पेपर है उसको आप करें, रिप्लेस कर दें ब्लैक पेपर के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप सॉल्ट है उसको आप पिंक हिमालयन सॉल्ट के साथ रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह अगर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट को लाते हुए आप जो है ना वो कर सकते हैं अपने स्पाइसेस के, आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बातों के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आजकल के सीज़न में होती है और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी पानी मिले, मशरूब मिले, कुछ कंजमीन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए वो हम पी लेते हैं और वो फिर भी ऐसा लगता है कि आपने नहीं पिया, थोड़ी देर बाद आपके होंठ भी खुश्क होते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपको पानी पीना है। तो क्या इतना पानी पीना भी सेहत के लिए ठीक है और जगह जगह से पी लेना, हर तरह का पानी पी लेना ठीक है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। दूसरी बात चीज़ है कि जो ओवर हाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। हम सिर्फ डिहाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ओवर हाइड्रेशन भी आपको डायरिया कॉज कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि ओवर हाइड्रेशन के साथ साथ हम एक रियल हाइड्रेशन का हमें मकसद पता चले कि रियल हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन और रियल हाइड्रेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाइड्रेशन ये है कि आपने जस्ट एक गिलास पानी का पी लिया। जैसे आजकल का मौसम है, आपके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हो रहा है, सिर्फ स्वेटिंग में सिर्फ आपका वाटर लॉस नहीं हो रहा। तो रियल हाइड्रेशन के लिए आपको चाहिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करें, लाइक आप थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर बाहर से इनटेक की बात करते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें। घर में आप लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैरी भी कर लें साथ, बिल्कुल आप साथ अपनी बॉटल कैरी कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेमनेड कैरी कर सकते हैं। वैसे भी सीज़न भी है जो लेमन का, वो आप इसको ईजिली मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। आप क्योंकि डाइटिशियन भी हैं तो आप हमारे देखने वालों के लिए एक ऐसा प्लान बता दीजिए जो एक मिडिल तबका है, ठीक है, जो लोअर मिडिल तबका है उसके लिए भी, जो आम घरों में सिंपल रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है, कि सिंपल डाइट जो आपके सारे दिन की एनर्जी को भी पूरा रखे, आपके पानी की कमी को, आपके फूड की कमी को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे करें तो आप उनकी पूरा कर सकते हैं आजकल के सीज़न के मुताबिक। प्लीज़ ये ज़रूर ज़रा गाइड कीजिए लोगों को। ब्रेकफास्ट में ये है कि लोगों को अक्सर इस मौसम में इशू होता है कि सुबह उठते हैं तो इतनी गर्मी है, दिल नहीं करता ब्रेकफास्ट करने का। तो आप थोड़े से ठंडे ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, लाइक आप चिया पुडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑट पॉरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, बार्ली पॉरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दलिया वगैरह, ठीक है, यस, योगर्ट के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करें। कुछ नहीं खाने का दिल करता तो एटलीस्ट एक फ्रूट जो है उसको नट्स के साथ आप ऐड करके योगर्ट में वो उसका इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्नैक टाइम की बात आएगी तो स्नैक टाइम पर आप जो है जामुन का सीज़न है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत उसके बेनिफिट्स हैं। फिर नेक्स्ट हम क्योंकि हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखना है तो जैसे हम बटर मिल्क लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा कल्चर भी है इसका इस्तेमाल करने का। फिर नेक्स्ट अगर हम लंच की तरफ आएँ तो लंच में भी जो है आप जो भी खा रहे हैं उसके साथ आप रायते का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें और प्रोटीन का आपका इंटेक एक हथेली जितना मतलब होना चाहिए। आपको जैसे चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं तो आप एक हथेली जितना उसका इंटेक करें, साथ में चपाती ले लें। और अगर आप सेकंड स्नैक की तरफ आएंगे तो उसमें भी आप लेमनेड का इस्तेमाल कर लेंगे। कोई भी जो हाइड्रेटिंग जूस है जो लेस स्वीटन हो, ज़्यादा शुगर वगैरह ना हो जिसमें, वो आप इसका इस्तेमाल कर लें। दैन डिनर में भी जो है आप प्रोटीन का पोर्शन रखें, साथ में सैलड को और रायता को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। इससे जो मेदी की तजाबियत उसका इशू नहीं होगा। और बाकी मिल्क का इंटेक करें आप, मिल्क का इंटेक भी जो है वो आपको एक सूथिंग और काल्मिंग इफेक्ट देता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें अब आपने बीफ और चिकन की बात की है तो आजकल जो महंगाई के हालात हैं, ठीक है, तो नॉर्मल लोगों के लिए उसको बेयर करना या ख़रीदना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, मुश्किल है कि आप चिकन भी खरीदें। चिकन भी 600-700 रुपये किलो हो गया है, ठीक है, और अब जो मटन है वो भी 2000, 2500, 3000 के अराउंड जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो आम लोगों के लिए शायद ये जो गोश्त है या चिकन है नॉर्मली खरीदना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। और डेली बेसिस पे अगर आपने, कई लोगों के यहाँ तो हफ्ते में एक आध दफ़ा बनता है, ठीक है, जो हालात हैं, तो डेली बेसिस पे अगर आपने पोर्शन भी लेने हैं तो नॉर्मल लोगों के लिए शायद खरीदना मुश्किल हो। इसका अल्टरनेट है आपके पास कुछ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुदरत ने हर चीज़ का अल्टरनेट भी बना के दिया है हमें। इसका अल्टरनेटिव के तौर पे आप लोग जो है पल्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का इस्तेमाल, लोबिया का इस्तेमाल करें,
चने का मटर। इस्तेमाल करें, आप काले चने, ठीक है, सफ़ेद ठीक है, ठीक है, चने। ओके, ओके, ओके। और बीन्स की हमारे पास मल्टीपल वैरायटी है, रेड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, हमारे पास मल्टीपल वैरायटी है, वो इस्तेमाल कर सकते ठीक है। हैं। वो जो हमें प्रोटीन इन जिसे आप कहते हैं सस्ते में हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक हो दालों का गया, ठीक हो इस्तेमाल किया गया। जा सकता है। डॉक्टर साहब जाते जाते आप अपने हवाले से और डाइट के हवाले से या ओवरऑल क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैं एक जो ओवरऑल पैगाम देना चाह रही हूँ कि एक तो वाटर का इंटेक अच्छा करें, लेकिन उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करते हुए आप वाटर का इंटेक करें, और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी चीज़ें जिसमें कंटामिनेशन का चांसेस ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करें, ताकि आप जो है जितना डायरिया और इस तरह के जो प्रॉब्लम आजकल फेस करने पड़ रहे हैं उससे आप बच सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह से मुख्तलिफ डिजीज़ पे बात करने की कोशिश की, ये वो अमराज हैं जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं जिसमें पेट की बीमारियों के मसाइल हैं, टाइफाइड से जो है वो दो चार हैं पेशेंट्स, और इसके साथ साथ खसरे के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। खसरा भी बहुत ज़्यादा आजकल हमें देखने को मिल रहा है। खसरे के मरीज़ हमें अस्पतालों में भरे पड़े नज़र आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दानियाल अमजद नज़ीर साहब मौजूद हैं। आप एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने कीमती वक्त दिया मुझे। बस 1 से 2 मिनट आपके चाहिए होंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए, खसरा ऐसा मर्ज है जो कि जानलेवा भी साबित हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताइए, हम अलामात को दोबारा से एक बार देखने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं और फौरी तौर पर तशखीस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जी थैंक यू सो मच। खसरा जो है जैसे आपने कहा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, इसको हम इंग्लिश में मीज़ल्स कहते हैं। और इसकी जो सबसे कॉमन अलामत है ना वो ये है कि फेस के ऊपर रेड किस्म के दाने, रैश बनना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कफिंग, खांसी, स्नीजिंग, छींकें आना, ये इसकी कॉमन अलामतों में शामिल है। और इसकी जो ज़्यादातर तो ये बच्चों को ही मुतासिर करता है, लेकिन यहाँ पे एक गलत कॉन्सेप्ट भी है कि सिर्फ बच्चों को ही मुतासिर करता है। ऐसा नहीं है, बड़ों में भी उतना ही ये जानलेवा साबित होता है जितना बच्चों में है। हाँ, बच्चों में इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो उसमें ये ज़्यादा ईजीली अटैक कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, फौरी तौर पर तशखीस में सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे कि आम हमारे घरों में बच्चों को हम देखते हैं कि यार चेहरे पे चलो कि दाने वाने निकले, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि यार एलर्जी है, ठीक है? और एलर्जी का नाम देकर एलर्जी का कोई टैबलेट दे देते हैं, एलर्जी की कोई मेडिसिन दे देते हैं, और हमें लगता है कि शायद हमने ओवरकम कर लिया, या यही शायद मसला, यही रेमेडी है जो काम करेगी। क्या ये सही है? जैसे आपने कहा कि हम सबसे पहले ये समझते हैं ये एलर्जी है। अगर एलर्जी भी है तो एलर्जी भी एक बीमारी ही है, बजाय कि उसकी खुद से ट्रीटमेंट करने के आप मरीज़ को डॉक्टर के पास ही लेके जाएं ताकि वो उसको बेहतर तरीके से डायग्नोस कर सके। बिल्कुल इस तरह होता है। मीज़ल्स के अंदर ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग घरों में उसको एलर्जी समझ के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और जब तक डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बात हाथों से निकल चुकी होती है। इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं हम करते हैं। CBC एक कॉमन टेस्ट है जो सिर्फ इन्फेक्शन देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी का फैलने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है क्योंकि वो आम छींकों से, खांसी से बहुत ईजीली फैलती है, एक मरीज़ से दूसरे को लगती है। तो इसमें तशख़ीस करने के लिए यही होता है कि डॉक्टर उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसकी बेस पे उसको तशख़ीस करते हैं। और अमूमन ये वबा की सूरत में फूटती है, जैसे कोविड, डेंगू, मलेरिया हमने फूटते देखे हैं। तो बिल्कुल इसका एक यही होता है, फिर उसमें प्रिकॉशंस लेना सबसे ज़रूरी होता है। काइंडली प्रिकॉशंस ज़रूर बता दीजिए हमें। प्रिकॉशन मैं जानना चाहूँगा कि देखने वाले आपके तवज्जुह से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो काइंडली बताइए। मैं बिल्कुल आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से ये आम कॉमन पब्लिक तक बताना चाहता हूँ कि खसरा एक काबिल इलाज मर्ज़ है। वक्त पर अस्पताल आना, इसकी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो सबसे अहम प्रिकॉशन है ना वो वैक्सीन है। किसी वक्तों में खसरा से बहुत अमवात दुनिया ने देखी हैं, लेकिन अब इसकी अभी है जी, अभी भी है। प्रॉपर इसको ओवरकम ना किया जाए तो अभी भी आप देखते हैं कि खसरे से बहुत बच्चे जो है वो हमने गुज़श्ता माजी में जान से हाथ धोते हुए देखे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। MMR के नाम से वैक्सीन आती है। MMR स्टैंड्स फॉर मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला। ये 3 डिजीज़ की इकट्ठी वैक्सीन होती है। सबसे पहले ये 12 माह तक के बच्चे को लगती है, उसके बाद फर्स्ट डोज, सेकंड डोज इसकी लगती है 4 से 6 साल के बच्चे को। जब वैक्सीन की ये दोनों डोजेस लग जाती हैं तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं जो किसी भी मीज़ल्स के अटैक से बॉडी को महफूज रखती हैं। स्टिल लेकिन ख़तरा तो होता है, लेकिन वो इतना जानलेवा साबित नहीं होता। तो बिल्कुल ये इस चीज़ को ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को टाइम से ये वैक्सीन्स करवाएं ताकि इस बीमारी के ऊपर काबू पाया जा सके। वैक्सीनेशन सबसे पहले, बिल्कुल। और
इसके अलावा क्या पैगाम देंगे आप लोग देखने वालों को? इसके अलावा यही पैगाम देंगे कि ख़ास तौर पे जब ये वबाई आजकल जैसे मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसमें बीमारियां फूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। पानी जो है उसको उबाल के इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके अलावा जब अगर इस तरह की कोई बीमारी देखें तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें और इस तरह के मरीज़ों को आइसोलेट करें, बाकी घर के अफराद से सेपरेट रखें। आज के प्रोग्राम में हमने ओवरऑल बात करने की कोशिश की, थोड़ा डायरिया पे बात की, पेट के मसाइल पर बात की, खसरे के हवाले से बात की, और टाइफॉइड आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एक तो मौसम भी है और उसके बाद फिर कुछ जो है वो हम भी थोड़ी एहतियात नहीं बरतते, जिसकी वजह से हमें इन बीमारियों को झेलना पड़ता है। मेहरबानी करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि पानी अगर इस्तेमाल करना है तो किस तरह से करें, कौन कौन सी डाइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप खसरे का शिकार हैं, अगर आपकी तबीयत में पेट में ख़राबी है, अगर आपके जिस्म पे दाने निकलते हैं, आपको बुखार होता है, तो वो आपको अलामत देता है कि आप टाइफॉइड का शिकार हैं, ठीक है। तो इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो डिटेल्स हमने शामिल की हैं उससे आपको भी फ़ायदा हुआ होगा और आप ये फ़ायदा अपने ऊपर अप्लाई भी करें और लोगों तक भी पहुँचाएं। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।